रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यही चल रहा था ना। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण क्या होता है, ये सारे उनकी विशेषता सबको हम लोग जान लिए थे। अब देखो एक पार्ट उसमें बचा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लेंगे। संतुलित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा आराम से देखेंगे, ठीक है। चलो देखो अब थोड़ा सारे प्रकार का अभिक्रिया, देखो अभिक्रिया तो होता है लेकिन कितने प्रकार का अभिक्रिया होता है, उन सारे अभिक्रियाओं को थोड़ा देख लेते हैं। जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको भी इसी में देख लेंगे, ठीक है। तो देखो पहला जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो होता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। देखो संयोजन अर्थ निकाल लो, संयोजन मतलब क्या, संयोग जुटेगा इसमें, संश्लेषण मतलब बनना। कहने का मतलब देखो इसमें क्या होगा, जो तत्व होगा या यौगिक होगा ये क्या होगा, जुटेगा, संयोग करके कुछ नया बनाएगा। जैसे देखो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और जल H2O, ये दोनों संयोग करके क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और जल ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में संयोग कर रहा है ना। तो संयोग करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग भाखड़ा चूना भी कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं क्या, भाखड़ा चूना, ध्यान रखना इसको। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग कली चूना भी कहते हैं। याद, नाम याद रखना, ये नाम सब बड़ा इंपॉर्टेंट, यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता रहता है। अब देखो तो इसमें क्या हुआ, संयोजन या संश्लेषण में क्या हुआ, संयोग हुआ कि नहीं, यानी एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके क्या बनाता है, कुछ नया बनाता है। तो जब नया बनाएगा तो हम लोग समझते हैं कि वो क्या होता है, अभिक्रिया होता है। तो इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। यानी दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाया, जो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग भाखड़ा चूना बोले। ये भाखड़ा चूना का ना इस्तेमाल किया जाता है सफेदी करने में, रंग पुताई जो हम लोग करते हैं ना दीवार पे, उस पर इसी का प्रयोग किया जाता है। किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देखो ये जब इसको ये चूना में जब जल मिला दिया जाता है तो घोल बन जाता है, बहुत उष्मा निकलता है। तो एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी हम इसका उदाहरण दे सकते हैं। तो देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो सकता है उपयोग में आ जाए, या ऑब्जेक्टिव में रहे कि कहाँ उपयोग किया जाता है, तो सफेद करने में, रंग या पुताई करने में। जब रंग या पुताई किया जाता है तो तब भी वो नहीं चमकता है। वो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे ये वायु में है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड, उससे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यही कैल्शियम कार्बोनेट जब बन जाता है तब वो चमकता रहता है। तब देखो जब पेंट करता है ना तब देखोगे वो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब बीता है तब देखोगे वो लाइट मारने लगता है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल गया रहता है। किससे संयोग करके, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उपयोग समझ में आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। इसीलिए यही उदाहरण लिए, दोनों जुट करके नया बनाया तो संयोजन, ठीक है। अब देखो दूसरा जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ये ठीक इसका उल्टा है। इसमें संयोग हो रहा था, इसमें अलग होगा। इसमें क्या, दो पदार्थ बन करके नया पदार्थ बना रहा था। वियोजन या अपघटन में ये नया नहीं बनेगा, ये टूट जाएगा। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट, यह है ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये देखो टूट जाएगा किस किस में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये गैस का चिन्ह है। तो देखो ये क्या है, कली चूना। CaO को क्या बोलते हैं, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम लोग कली चूना। क्या बोलते हैं, कली चूना, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। जो सीमेंट का प्रयोग हम लोग करते हैं घरों में, घरों को बनाने में, उस सीमेंट का निर्माण करने में किसका इस्तेमाल रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड का, यानी कली चूना का। कोई दिक्कत, देखो इस कैल्शियम कार्बोनेट का ना, इस तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कैल्शियम कार्बोनेट को 2-3 नाम से जानते हैं हम लोग। इसी को हम लोग मार्बल भी बोलते हैं, या उसी को एक और नाम दे सकते हो, संगमरमर। पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, संगमरमर का सूत्र लिखे। और क्या नाम दे सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट तो इसका रासायनिक नाम हो गया। और चूना पत्थर, चूना पत्थर भी हम इसको बोलते हैं। ये 2-3 नाम कॉमन है, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो तो ये समझ में आ गया
ऐसा अभिक्रिया जो जिसमें क्या होता है, दो पदार्थ या पदार्थ क्या होता है, अलग होता है, विघटित होता है, टूट जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जब दो पदार्थ मिल करके नया पदार्थ बनाता है, इसमें जुटता है, जब दो पदार्थ क्या होता है, इसमें संयोग होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, संयोजन या संश्लेषण। दोनों में दिक्कत, दोनों का उपयोग, दोनों का सूत्र, एक एक एग्जाम्पल जरूर याद रखना कम से कम, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सब भी है, इसीलिए इसको ध्यान रखना। देखो अगला है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, देखो नामे से पता चल रहा है वैद्युत, वैद्युत मतलब विद्युत, जिस अभिक्रिया में हमको विद्युत का सहारा लेना पड़े। जैसे देखो सोडियम क्लोराइड को हम लोग अलग कर सकते हैं तभी जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा में दो चीज होता है, माइनस और प्लस होता है ना, तो माइनस वाले को हम लोग कैथोड बोलते हैं और प्लस वाले को एनोड बोलते हैं। तो जो कैथोड होता है ना, माइनस वाला, निगेटिव वाला, उस पर जाके धातु अटकेगा, अब बाद में जो दूसरा पदार्थ रहेगा, चाहे ऑक्सीजन रहे, क्लोरीन रहे, चाहे कोई भी दूसरा रहे, वो एनोड पे जाके अटकेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कैथोड पर क्या रहेगा, धातु। जैसे देखो सोडियम क्लोराइड से होकर के हम विद्युत धारा प्रवाहित किए, विद्युत धारा प्रवाहित किए तो Na ये क्या है, धातु ना है, तो धातु किस पे जाएगा, कैथोड पर। Cl2 कार्बन, ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन किस पे चला जाएगा, एनोड पर। हमेशा गैस ये सब एनोड पर यानी धनात्मक पर जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक, अब देखो यहाँ पर वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वैद्युत अपघटन का उपयोग उस जगह पर किया जाता है जहां हमको धातु के ऑक्साइड और धातु के क्लोराइड, धातु का ऑक्साइड मतलब क्या, धातु के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ रहेगा, या धातु का क्लोराइड का मतलब क्या, धातु के साथ क्लोरीन का संयोग हुआ रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर भी धातु है या धातु के साथ क्लोरीन का संयोग हुआ है, यानी सोडियम क्लोराइड क्या है, धातु का क्लोराइड हुआ। अब धातु को हमको इसमें से निकालना है, तो इसके लिए हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, हमको किस पर अलग हो जाएगा, कैथोड पर। अब जैसे देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लिए हैं, इसमें लिया है Al2O3, तो Al2O3 है ना, तो इसमें Al क्या है, धातु, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्साइड हो गया, यानी धातु का ये ऑक्साइड हो गया। देखो यहाँ पर धातु का क्लोराइड, ये धातु का ऑक्साइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे धातु के साथ ऑक्सीजन का संयोग है, यहाँ पर धातु के साथ क्लोरीन का संयोग है, इसीलिए ये धातु का क्लोराइड, ये धातु का ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड में से हमको धातु अलग करना है, सिर्फ धातु को, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, एक एल्युमिनियम हमको मिल जाएगा, किस पर, कैथोड पर, ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, एनोड पर। तो धातु को अलग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वैद्युत अपघटन का। तो अगर पूछ दे कि वैद्युत अपघटन का एक उपयोग लिखे, एक उपयोग लिख देना, एग्जाम्पल दे देना, समझ गया, कोई भी एग्जाम्पल देना, किताब को रीडिंग भी दोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा, इसको बस एक बार समझ लो। यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला जो अभिक्रिया हुआ एकल विस्थापन, क्या, एकल विस्थापन। अब देखो एकल विस्थापन समझने से पहले एक चीज समझो, क्रियाशीलता श्रेणी। अब यहाँ पर क्रियाशील धातु जो अधिक क्रियाशील, जैसे जो शक्तिशाली व्यक्ति रहता है वो कमजोर व्यक्ति को पीट देता है कि नहीं, कहीं भी वो हटा सकता है कि नहीं, बस इसमें इसी का इस्तेमाल होगा, एकल विस्थापन और उभय विस्थापन दोनों में। उभय विस्थापन में तो खैर, लेकिन एकल विस्थापन में देखो क्या होता है, जो धातु अधिक क्रियाशील होगा यानी अधिक मजबूत होगा, जो जल्द अभिक्रिया करता होगा, वो कम क्रियाशील वाले को क्या कर देगा, हटा देगा। जैसे देखो हम मतलब एकल विस्थापन क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा, इसीलिए इसको एकल विस्थापन, विस्थापन मतलब हटा देना, उसको क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे देखो हम एग्जांपल में देते हैं, ये हुआ लोहा Fe, कहते हैं ना, फेरस फेरिक कहते हैं ना, ये हो गया कॉपर सल्फेट CuSO4, ये दोनों जब संयोग किया, ठीक है, तो संयोग किया ना, तो देखो ये लोहा इस कॉपर को हटा दिया, विस्थापित करके, यहाँ देखो तब क्या बन गया, अगर कॉपर यहाँ चला गया तो ये Fe यहाँ आ जाएगा कि नहीं, इसके स्थान पर देखो तो FeSO4 क्या बन गया, अब ये फेरस सल्फाइड, ये कॉपर कमजोर था इसीलिए इसको साइड कर दिया। यानी इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है कि कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है, फेरस यानी लोहा, इसीलिए इस कॉपर को, ये फेरस यानी लोहा, उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। एक को विस्थापित किया ना,
इसीलिए इसको क्या बोले, एकल विस्थापन। समझ गया, एकल विस्थापन में कोई दिक्कत। इसी प्रकार से देखो क्रियाशीलता श्रेणी को क्या कर लेना, ध्यान पे रख लेना है। क्रियाशीलता श्रेणी को याद रख ले, कौन सबसे अधिक क्रियाशील, फिर कौन से पूछ देता है सबसे अधिक क्रियाशील कौन, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन धातु होता है, याद है, शायद पोटेशियम होता है, के होता है, ठीक है, उसको ध्यान रखना, वो क्रियाशीलता श्रेणी याद रख ही लेना है। अब देखो थोड़ा एक चीज बता देते तुम लोगों को ज्ञान के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पहचान कैसे करेंगे। अगर मान लो कि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है या ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, हम कैसे पता करेंगे। तो देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बस थोड़ा सा अंतर है। ऑक्सीजन जो है ना पदार्थ को जलने में सहायता प्रदान करता है, यानी जहां जैसे ही हम आग जलाएंगे, अगर ऑक्सीजन को रोक देंगे ना तो आग बुझ जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर उसको छोड़ देंगे तो अच्छे से जलने लगेगा, यानी ऑक्सीजन भरपूर जा रहा है। लेकिन वही अगर इसके सामने में अगर हम आग को ले जाएंगे ना तो वो फकफकाने लगेगा, वो अच्छे से नहीं जल पाएगा। बस इस दोनों का पहचान वही है, ये एकदम अच्छे से जलने देगा, ये इसको भुताने का प्रयास करेगा, यानी फकफकाएगा, वो अच्छे से पोप धोने के साथ आवाज करेगा वो, ठीक है। इन दोनों का पहचान वैसे ही ध्यान रखना। देखो अगला जो है उभय विस्थापन। एकल विस्थापन में एक को विस्थापित, उभय मतलब दो, वह मतलब दो, यानी दो को विस्थापित होगा, इसमें दो दो ठो देखोगे, जैसे सोडियम क्लोराइड और AgNO3, ये क्या गया, सिल्वर नाइट्रेट, क्या हो गया ये, सिल्वर नाइट्रेट। अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एक उदाहरण हो सकता है, क्योंकि इसमें अवक्षेप के रूप में ये निकलेगा सिल्वर क्लोराइड। देखो जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, तो देखो ये सोडियम किससे अभिक्रिया कर लेगा, NaNO3 से, यानी ये विस्थापित किसको करेगा, विस्थापित करेगा Ag को। ये किसको विस्थापित कर देगा, Ag को। क्यों, क्योंकि सोडियम सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील हो गया, इसीलिए इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। और फिर इधर देखो ये NaNO3 बन गया ना जी, जब ये विस्थापित करेगा तो यहाँ पर Na चला जाएगा, और फिर इधर क्या बच जाएगा, Cl, मतलब ये दोनों बच गया ना, Ag इसको विस्थापित किया तो AgCl आपस में क्या कर लेगा, अभी क्रिया कर लेगा। तो देखो यहाँ पर दो दो हो गया, इसके स्थान पर क्या आ गया, Ag आ गया, इसके स्थान पर क्या आ गया, Na आ गया, तो दो दो विस्थापन होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन। यानी जब दो दो विस्थापन, ये देखो एक को विस्थापित कर दोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक तुमको मिल जाएगा। जैसे देखो सोडियम कर दिया किसको विस्थापित, सिल्वर को, यानी Ag को विस्थापित कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगा, ये सोडियम आ जाएगा, कौन आ जाएगा, सोडियम, तब ना NaNO3 हो जाएगा ये वाला। अब देखो अब यहां से Na तो हट गया, बचा यहाँ पर कौन, Cl ना, इसमें जो Ag भागा था वो इसके साथ करेगा कि नहीं करेगा, इसीलिए एक हट जाएगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिक तुमको मिल जाएगा। ये हटा तो ये हट गया तो ये बच गया इधर, ये इधर बच गया था, ये चला गया था तो ये इधर, इन दोनों आकर के क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी इसमें दो दो विस्थापन होता है, दो दो ठो। देखो NaNO3 मिल गया, उभय विस्थापन अभिक्रिया में एक को ढूंढ लेना है, दूसरा ऑटोमेटिक तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अगर बनाना हो तो, अगर पूछेगा तो ध्यान रखना इसको। चलो अब देखो ये भी एक अवक्षेपण का अभिक्रिया, जहां कहीं भी तीर नीचे की तरफ लगा हो ना, समझ जाना कि वो क्या है, अवक्षेप है, जो उसके ऊपर चला जाता है। अब देखो अगला जो है अवक्षेपण अभिक्रिया, उसमें भी हम वही उदाहरण लिया है, NaCl और AgNO3, यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, जो सिल्वर क्लोराइड और ये सोडियम नाइट्रेट बनाता है। तो सिल्वर क्लोराइड इसमें क्या है, अवक्षेप है, समझ गया, इसीलिए इसको क्या बोले, अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद कोई पदार्थ ठोस के रूप में बाहर अवक्षेप के रूप में निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। सबको बस ध्यान रखना है, ठीक है, परिभाषा बहुत कम ही पूछता है, बस उसका एग्जाम्पल सब तुमको पूछेगा, ये जो उपयोग सब है ना ये सब पूछता है। अगला देखो, अगला याद रखना उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये बहुत बार देखोगे, अम्ल भस्म चैप्टर में भी देखोगे। देखो जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण और जल, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे HCl अम्ल है कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH भस्म है जो अभिक्रिया करके NaCl बनाता है। NaCl क्या है, लवण, नमकीन लगता है ना, नमक, ये हो गया जल,
देखो तो लवण और जल बना, मतलब ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो सिंपल सा बता देते हैं टेक्निक अम्ल और भस्म को पहचानने का। अगर अम्ल कहीं पे नजर आए तो अम्ल के शुरू में H लगा रहता है, ठीक है, अब भस्म के अंत में OH लगा रहेगा, ध्यान रखना हमेशा। कहीं पे OH देख लेना अंत में, समझ जाना वो क्या है, भस्म। और कहीं पे H शुरू में देख लेना, समझ जाना कि वो क्या होगा, अम्ल। जैसे HCl, H2SO4, H3PO4, उसी प्रकार NaOH, और क्या होगा C। यहाँ पर देखो एक और भस्म, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी OH है ना, तो ये भी क्या है, भस्म है, पहचान जाओगे। वैसे अम्ल भस्म के चैप्टर में ये सारा चीज देखेंगे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो अगला देखते हैं अब थोड़ा। अगला जो अभिक्रिया है वो क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता होगा। यानी देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। यही ना है प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया, देखो ना ये पूछता रहता है इसको, इसलिए याद रखना है इसको, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण में पूछता रहता है ये। जब पेड़ पौधा क्या करता है, भोजन बनाता है, तो उस समय यही अभिक्रिया होता है। क्या होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और धरती से जल लेता है, दोनों अभिक्रिया करता है किसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जो क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6, इसी को ना ग्लूकोज कहते हैं, ध्यान रखना है इसको। ये ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में निकलता है, ऑक्सीजन जो हमारे लिए पूरे जगत के लिए क्या है, लाभदायक होता है, तो इसको ध्यान रखना। देखो ये प्रकाश की उपस्थिति में हुआ यह अभिक्रिया, इसीलिए इसको क्या बोले हम लोग, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। HCl जो निर्माण होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके HCl अम्ल जो बनता है, वो भी प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए उसको भी बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और देखो ये Ag सिल्वर ब्रोमाइड जो है, ये भी प्रकाश की उपस्थिति में अलग होता है, सिल्वर और ब्रोमाइड में। सिल्वर ब्रोमाइड का एक उपयोग है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, जो फिल्म वाला थी लगा रहता है, पन्नी का जो लगा, उस पर लेप रहता है इसका, उसके सतह पर लेप रहता है किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। जो फोटो पहले आता था, अब तो नहीं आता, रील वाला नहीं आता था, रील जिसको बोलते थे, उस रील पर क्या रहता है, लेप चढ़ा रहता है किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। जो फोटोग्राफी पहले रील निकल रहा था, उसमें देखता होगा छोटा छोटा फोटो सब रहता था, फिर उससे निकाला जाता था लैब में, लेकिन अब वैसा नहीं आता है, वो बहुत पुराना फोटोग्राफी है, तो इसको ध्यान रखना। देखो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया समझ में, ये अभिक्रिया को तो याद कर ही लेना है, कुछ भी अगर पेड़ पौधा से रिलेटेड अगर आए ना, तो इस अभिक्रिया को दे ही देना है। हो सकता है पूरे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, पेड़ पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है उसका अभिक्रिया द्वारा निरूपित कीजिए, ऐसा पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद जो है ना अभिक्रिया सब लगभग खत्म होता है, एक आता है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग हम लोग देखेंगे आगे। पहले इसका अभिक्रिया समझ ले। देखो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है, हमेशा, इसीलिए इसका एक और नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये देखो इसका एक और नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी जब ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ हो तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण पहले किसको कहेंगे, अवकरण किसको कहेंगे, अलग अलग समझ लेते हैं। देखो ऑक्सीकरण में हमेशा ध्यान रखना, किसी भी तत्व या यौगिक के साथ जब ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग, इसीलिए संयोग को हम लोग प्लस से लिख दिए। किसी भी चीज का संयोग होता है मतलब जुटना ना, प्लस का मतलब क्या, जुटना। इसीलिए जब ऑक्सीजन का क्या हो, संयोग हो किसी भी तत्व या यौगिक में, माइनस मतलब क्या, हटना, मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन हो। या तो ऑक्सीजन का कहीं पे संयोग होते हुए देख लो, या कहीं पे देख लो इसमें से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, तो समझ जाना कि वो कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, देखो यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन संयोग कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पर संयोग कर रहा है, देखो तो कौन सी अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अच्छा इसमें ऑक्सीकृत कौन हुआ, ऑक्सीकृत तक कार्बन हुआ ना, इसीलिए इसको हम लोग ये ऑक्सीकरण होता है, कहते हैं कि कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, समझ गया। तो जिस चीज का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें तो कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ ना, इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। यानी इसमें देखो ऑक्सीजन का क्या हुआ, संयोग हुआ। एक वो चीज देखो ना, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना, बस क्या है ये, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोजन का निष्कासन वाला। तो देखो यहाँ पर
जबरदस्त अभिक्रिया है ये। जब HCl अभिक्रिया करता है किससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम नहीं है जी, मैग्नीज ऑक्साइड है, Mn, मैग्नीज ऑक्साइड। तो क्या बनाता है, मैग्नीज क्लोराइड और जल और साथ में Cl2 गैस, यानी क्लोरीन गैस। इसमें देखो इस HCl में क्या क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। अच्छा इसमें क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, देखो तो, देखो ना, ये Cl के साथ क्या आकर के जुट गया है, मैग्नीज। तो यानी ये HCl से H निकला ना, O के साथ जुट गया ना, यहाँ पर जुट गया कि नहीं। तो देखो तो इसमें H क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। किससे निष्कासन हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। इसीलिए यहाँ पर H का निष्कासन हुआ, इसीलिए कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो नहीं, जब हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हो, तो हम क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीकरण। तो इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है ना अभी, तो निष्कासन ये भी देखो, दो एग्जाम्पल दिए। ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग दिखाए, यहाँ पर दिखाए जो हाइड्रोजन का निष्कासन। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ना ऑक्सीकरण हो रहा है, तब ना जाके ये क्या कहलाया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे तुमको अभिक्रिया नहीं देखना है, तुमको बस ये देखना है कि किससे अलग हो रहा है हाइड्रोजन। तो किससे अलग हो रहा है, HCl से। तो HCl से अलग हो रहा है, मतलब HCl क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए इसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो ये दोनों साथ साथ होता है, हम क्या बताए, पहले भी बताए कि हमेशा ये साथ साथ। देखो ना यहाँ पर H तो अलग हुआ लेकिन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लिया, यहाँ पर तो हमेशा साथ साथ हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो थोड़ा अवकरण के बारे में समझते हैं। अवकरण ठीक इसका उल्टा, जब किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता हुआ देख लो, ठीक है, हाइड्रोजन का इसमें संयोग होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन यानी ऑक्सीजन निकलता हुआ देख लो, तो समझ जाना कि ये क्या है, अवकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, अवकरण। जैसे देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो इसको तो हम ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। देखो जैसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, जल बना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ संयोग ना हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अवकरण। यहाँ पर किसका अवकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुटा ना, तो ये क्या हो गया, अवकरण। इसको हम लोग ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ना हाइड्रोजन के साथ कौन संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन। देखो दोनों तरफ देखना है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन संयोग कर रहा है, मतलब हम इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। और फिर कहेंगे कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन संयोग कर रहा है, तब इसको क्या बोल देंगे, अवकरण। दोनों साथ साथ होता है, इसको ध्यान रखना। तो देखो ये एक तो हो गया कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। अब थोड़ा ऑक्सीजन का निष्कासन भी देख लेता है। देखो ना कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इससे यहाँ पर देखो ऑक्सीजन अलग हो रहा है इससे, देखो ना यहाँ पर, तब ना इस H से जाके संयोग कर लिया, इससे हुआ कि नहीं अलग। हम क्या बोले थे, जब ऑक्सीजन अलग होगा तब क्या होगा, वो अवकरण अभिक्रिया। तो देखो ना ऑक्सीजन अलग हुआ किससे, क्यूप्रिक ऑक्साइड से, तब ये क्या कहलाएगा, अवकरण अभिक्रिया। यानी अवकरण किसका हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का। देखो जिस चीज से जो चीज बाहर निकल रहा है, यानी जिस तत्व या यौगिक से मान लो कि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो ऑक्सीजन बाहर निकला मतलब अवकरण, मतलब उसका अवकरण हुआ। और मान लो कि जुटा मतलब उसका ऑक्सीकरण हुआ। उसको ध्यान देखो, ये तो बस अभिक्रिया था, ये दोनों हमेशा साथ साथ। देखो ना यहाँ से तो अलग हुआ लेकिन यहाँ पे जाके जुट गया, इधर हुआ अवकरण अभिक्रिया, इधर जाके हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो दोनों साथ साथ हुआ। देखो यहाँ से ऑक्सीजन अलग होकर ऑक्सीकरण, यहाँ पर ऑक्सीजन संयोग हो गया तो ऑक्सीकरण, यानी दोनों मिल गया। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलता है, हमेशा ध्यान रखना इसको। अब देखो थोड़ा इसमें हम ऑक्सीकारक और अवकारक थोड़ा ढूंढना। देखो ये तो 11th 12th में बहुत दिया है, ये क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मतलब अवकरण या क्या बोलते हैं उसको जी, अवकारक और ऑक्सीकारक बोलेगा खोजने के लिए तुमको। तो अवकारक और ऑक्सीकारक कैसे खोजेंगे, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ ना। देखो जल जो बना हमारा, तो हाइड्रोजन जो है सो ऑक्सीजन से संयोग होकर के क्या हुआ,
ऑक्सीकृत हुआ। और जो चीज ऑक्सीकृत होता है वही चीज क्या कहलाता है? अवकारक। उल्टा हो जाता है, जो चीज ऑक्सीकृत हुआ वो क्या हो जाएगा? अवकारक। और जो चीज अवकारक होगा मतलब अवकृत होगा वो चीज क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीजन से संयोग हो गया, इसीलिए ये अवकारक कहलाएगा। कौन? हाइड्रोजन। उल्टा हो गया। लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ कौन संयोग किया? हाइड्रोजन ना। और जब हाइड्रोजन संयोग करता है तो अवकरण में चला जाता है ना, अवक्रिया में। अवकरण हुआ मतलब क्या? अवकृत हुआ कौन? ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। बुझली बात? तो देखो यहाँ पर जब कभी भी कोई भी चीज ऑक्सीकृत होगा उसका मतलब वो क्या कहलाएगा? अवकारक। जब कभी भी कोई भी चीज अवकृत होगा इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। अब अवकारक ऑक्सीकारक ढूंढने में दिक्कत नहीं ना होगा, देंगे बनाने के लिए सबको, देखेंगे क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में देंगे 2-4 ठो बनाने के लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो इसमें सारा अभिक्रिया था, ठीक है। उस पूरे अभिक्रिया को अच्छे से एक बार पढ़ लेना बुक में से भी, और एक बार हो सके तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। इससे फिक्स है, रहेगा ही रहेगा, एक नहीं परिभाषा या कुछ न कुछ जरूर रहेगा। तो समझ गए हो तो परिभाषा खुद से लिख सकते हो, नहीं तो किताब में है नोट में रहेगा, रट्टा मार लेना, ठीक है। कोई दिक्कत है सर? चलो आगे देखेंगे अब अगले पार्ट में।